ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखना इधर पे। क्वेश्चन है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब या कंक्लूजन क्या है? ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, और ए और सी परपेंडिकुलर है। यस, मतलब A is perpendicular to B, which means or which implies A dot B is equals to 0. Second, A is perpendicular to C, it means A dot C is equals to 0. Clear? And B is perpendicular to C, which means B dot C is equals to 0. यहां तक क्लियर सबको? ये हो गया। और क्या बोल रहा है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये तीनों मैग्नीट्यूड्स के हैं इक्वल। क्लियर ये चीज? अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। इसका क्या मतलब है बताओ? दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू दीज वेक्टर्स। हाँ, इसका मतलब ये जो नया वेक्टर a प्लस बी प्लस सी से जो नया वेक्टर बना है, इसका वेक्टर a से बनने वाला एंगल और इसका वेक्टर b से बनने वाला एंगल और c से बनने वाला एंगल, सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। तो तो ये तीसरा जो वेक्टर बन रहा है इन तीनों के एडिशन से, वो कोई अलग वेक्टर है, तो जरूरी थोड़ी ना 90 होगा। समझाता हूं, यहां तक हो गया? ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन वेक्टर डी and vector A is equals to angle between vector D and vector B, and that is equals to angle between vector D and vector C. तो D का A B C से बनने वाला वेक्टर सेम होना चाहिए। अब D कौन सा वेक्टर है? ये जो तीनों का जो सम बना, इस वेक्टर को हम वेक्टर D नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा एंगल। कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच में, उसको बंद कर दे दो। एंगल निकालने का दो तरीका था, एक तो साइन थीटा वाला था, वो क्रॉस प्रोडक्ट से, दूसरा कॉस थीटा वाला था। तो कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का। तो उसका डॉट बी निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, हमको किन के बीच का एंगल चाहिए? अभी डी और ए के बीच का एंगल चाहिए। अरे भाई, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, वो ठीक है, लेकिन एंगल किसके बीच में चाहिए ये पढ़ना तू। डी और ए के बीच में। और डी कौन सा? ये वेक्टर। और ये वेक्टर और ए के बीच में एंगल चाहिए ना तेरे को। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हो जाएगा डी डॉट ए इज इक्वल्स टू वेक्टर डी। वेक्टर डी ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा वेक्टर डी है। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर डी हो गया तेरा, इनटू या डॉट वेक्टर ए। ऐसा हो गया यहां तक? क्लियर सबको? अब यहां ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट ए हो जाएगा। ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर अगला क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट सी हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर बोल रहा है कि ए सी बी सी और ये सारे क्या परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये वैल्यू जो मिली वो क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली? डी डॉट ए की वैल्यू मिली। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब सिमिलरली डी डॉट बी की वैल्यू निकालो, वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? वेक्टर डी ये हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इधर पे देख के बताओ क्या होगा अब? हाँ, ये बी डॉट ए तो ये क्या हो जाएगा? 0। बी डॉट ई बी तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और बी डॉट सी क्या हो जाएगा? 0।
क्लियर हुआ ये चीज। और इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों देखो सारे के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी डॉट सी निकालो। तो डी डॉट सी सिमिलरली क्या आएगा, देख लो यहां पर स्टार्टिंग क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो सारे के डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ए डॉट डी इज इक्वल्स टू बी डॉट डी इज इक्वल्स टू सी डॉट डी, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब उसके डिवाइडेड बाय में क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ये आना चाहिए। तो डिवाइड कर दो पूरे को, पूरी इक्वालिटी को डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। यहां पर भी क्या जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, और ये भी क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए आपस में इक्वल, ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, यहां पर ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एंगल बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, एंगल बिटवीन बी एंड डी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी के इक्वल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्या बनेगा, एंगल बिटवीन बी एंड डी। और ये वाला जो पार्ट है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी किसके, ए किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, एंगल बिटवीन सी एंड डी। तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो गए, मतलब तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ये तीनों से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, सो नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। कौन से हो सकते एग्जाम्पल? जैसे मान लो मैं वेक्टर ए को लेता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जे कैप, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू के कैप, मान लो ये ले लिया मैंने। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। और a प्लस बी प्लस सी वेक्टर लेते हैं अगर हम, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हो, ए के और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल, तो कैसे निकलेगा इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट ये पूरा कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3। समझ में है कि नहीं? हाँ, √3 आएगा ना। तो ये आ गया, और ये किसकी वैल्यू आई, cos थीटा की वैल्यू। मतलब एंगल मिल गया आपको वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का। वैसे ही वेक्टर बी और इसके बीच का एंगल निकालो, वो भी आएगा cos इनवर्स 1/√3, तीसरा वाला भी आएगा cos इनवर्स 1/√3। तो तीनों केसेस में एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा एक सेपरेट पेज पे बता दूंगा, लेकिन बनना चाहिए। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को अगर हो गया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, सबका ध्यान देखो सामने, अब आखिरी आखिरी वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव दैट this dot product is equals to magnitude of a square plus magnitude of b square if and only if a is perpendicular to b, मतलब if and if only if a and b are perpendicular to each other। मतलब ये बोल रहा है ये वाली वैल्यू तभी ट्रू होगी जब a और b दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर ये चीज? और परपेंडिकुलर कब होंगे, a और b कब परपेंडिकुलर होंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लेते हुए चलते हैं ये वाले पार्ट से। तो यहां पर हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a और a मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये a डॉट a लिख देता हूं अभी। फिर a और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a डॉट b। फिर ये b और a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b डॉट a। फिर ये b और b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b डॉट b। और राइट साइड में ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज?
अब ये ए डॉट ए जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। और ये वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट इसलिए। तो ए डॉट बी एडिशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी। क्लियर ये चीज। प्लस ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज। ओके। और राइट साइड में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये वाला टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला टर्म दोनों कट जाएगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, यही बचा। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। इट इंप्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट्स इट। क्लियर हुआ सबको ये, हटा दो इसको मैं। ओके, ये प्रूफ करना था ना आपको, दोनों पर ये, अच्छा ये नहीं दिया रहता तो ओके, वो नहीं दिया रहता तो फिर हम 3 ऑप्शंस लिखते उसमें, या तो दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है, या तो दोनों परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 4 एमसीक्यू है, ध्यान से देखना, इन चारों में से एक के चांस रहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के एमसीक्यू आपको दिख जाएंगे या डेटा चेंज करके दिख जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और बोल रहा है ए डॉट बी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो थीटा की कौन सी कंडीशन ट्रू होगी पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन सब, पक्का। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है आपको, ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। ए डॉट बी क्या होता है, इसका एक्सपांशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो यहां पर थीटा की कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम सिर्फ थीटा की कंडीशन पे आते हैं। ये समझ लो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन में जाके क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बच गया, कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहां पर तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम याद है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो कौन सा केस है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, दो ऑप्शन है, ए है और बी है, दोनों है। समझ गए ना, तो कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा, बी वाला। ए क्यों सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 लिया है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल भी होनी चाहिए। तो 0 के इक्वल कब होती है कॉस थीटा, जब थीटा कितना होता है 90 या फिर पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो पाई बाय 2 इंक्लूडेड कौन से है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में वो इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आई ये चीज सबको, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हटा दूं मैं इसको फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स। क्या लिखा है यहां पर, ए और बी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो जब भी ये पढ़ लो तुरंत लिख लो कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल है। समझ गए ये चीज। तो क्या बोल रहा है, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर इफ। तो यहां पर बोल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ये होगा इफ और उसके कंडीशन गिवन है आपको, ये सारी कंडीशन। तो ये यूनिट वेक्टर कब होगा, कौन सी कंडीशन में। ऐसा क्वेश्चन देखो तूने पूछा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते, समझो कैसे करना है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि ए डॉट ए क्या होता है, क्या होता है ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये होता है।
या फिर इसका उल्टा भी ट्रू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए। समझ में आई ये चीज? उसी तरीके से यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ऐसा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको देख के बताओ। अरे नहीं यार, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर है तो उसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस पूरे का होल स्क्वायर है तो ये वाला डॉट ये वाला, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर कंसीडर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। क्लियर ये चीज? अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो 4 टर्म आएंगी। एक तो क्या आएगा, ए डॉट ए, दूसरा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, फिर अगला क्या आ जाएगा, बी डॉट ए, अगला आ जाएगा बी डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, सेम रूल से। ठीक है, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड बी का होल स्क्वायर। यहां पर ये बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी एड होके क्या जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? राइट साइड में ये क्या है, 1। अब इधर पे ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। मतलब ये वाले टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 - 2 मतलब क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू, इधर पे क्या बचा है, 2 टाइम्स ए डॉट बी। क्लियर ये चीज? जिससे ए डॉट बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1/2। क्लियर हुआ ये चीज? यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद ध्यान देना, ए डॉट बी जो आ गया, -1/2 आ गया। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/2। समझ गए ये चीज? अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू भी कितनी है, 1। मतलब क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, कॉस थीटा एज इट इज लिखा मैंने, माइनस को भी एज इट इज लिखा। 1/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है, π/3, 60 डिग्री मतलब π/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस कॉस थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, cos पाई माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2π/3। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। या अगर आप यहां तक भी पहुंच गए ना, इस यहां तक, तो आप ऑप्शन पुट करके देख लो। थीटा की वैल्यू π/4 रखो, π/4 कितना होता है, 1/√2, इक्वल आया क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा π/3 रखो, कितना आएगा, +1/2, ये भी नहीं है। अगला π/2 रखो, 0 होता है, ये भी नहीं। तो जो बच गया वही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो तो साइन क्या हुआ है, इसमें ठीक से प्रिंट नहीं है। ये क्रॉस है और यहां पर क्या है, प्लस, फिर ये क्रॉस है, फिर प्लस, फिर ये क्रॉस है, ऐसा ही है ना? हम्म, तो अब इसमें वैल्यू क्या होगी पूछ रहे हैं, हाँ, ये डॉट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले वो साइक्लिक ऑर्डर तुम लोगों को याद होगा जो मैंने बताया था, जैसे आई जे के और फिर क्या होता है आई। मतलब हम आई क्रॉस जे लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, के। जे क्रॉस के लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई। तो इस ऑर्डर में चलता है, और अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो आई डॉट, यहां पर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, आई। तो ये आई डॉट यहां पर क्या आ जाएगा, आई। फिर उसके बाद प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो ऑर्डर चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -j। तो ये हो जाएगा -j। फिर उसके बाद प्लस के कैप, आई क्रॉस जे, तो क्या होगी आई क्रॉस जे की वैल्यू, के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, के कैप। समझ में आएगी नहीं ये चीज? इस साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो फिर अगला टर्म आएगा, और रिवर्स ऑर्डर में है तो नेगेटिव के साथ वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, 1। जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, 1, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, -1। के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, +1। तो ये दोनों कट गया, मतलब आंसर क्या आएगा, 1। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो एक बार इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ऑनलाइन में सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और बाकी बच्चे कौस्तुभ, अवीर, राघवेंद्र, रुद्राक्ष, सानिया, वरुणी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5/4, ठीक है। ओके, सो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहां पर ये दोनों चीजें इक्वल दी हुई है, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान देना। पहले तो ए डॉट बी कैसे निकलता है, ए डॉट बी एक्सपेंशन का तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, ये होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाता है, एक और चीज एन कैप आता है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप मॉड ले लो इसका, तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में, यहां पर भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर भी मैग्नीट्यूड लोगे तो सारी टर्म्स क्या आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड में। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि एन कैप लगा है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है। अब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, तो इक्वेट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। ऐसा हो गया, तो ये दोनों तो कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और कौन सी वैल्यू पे दोनों एंगल इक्वल होते हैं, π/4 पे, समझ में है? क्योंकि cos π/4 sin π/4 दोनों क्या होता है, 1/√2, ठीक है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो, आगे बढ़े, हो गया ये कंप्लीट। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ध्यान देना, ये जो टॉपिक है इसमें सीबीएसई के बच्चों में, सीबीएसई के बच्चों में वो डिलीटेड है, प्लेन्स सिर्फ और सिर्फ लाइंस है, ठीक है। यार ये डालना भूल गया क्या मैं, एक सेकेंड ना। ओके, है